नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2017 का क्वेश्चन पेपर यानी सामान्य अध्ययन का व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। चलिए, नंबर 1 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एम एन राय। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन राय ने प्रस्तुत किया था। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखें, ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये 1746 से 1748 ईस्वी में ये हुआ था। ये सही है, यानी देखिए उत्तर यहाँ नहीं में पूछ रहा है। तो इस प्रकार से देखें ये भी सही है, यानी ये तो बिल्कुल ही सही है। अब नहीं होना चाहिए। और ये अगर देखा जाए कर्नाटक का तृतीय युद्ध ये 1758 से 63 ईस्वी और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 जो दिया गया है यही गलत है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यही बी वाला गलत है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था ये 1749 से 1754 होना चाहिए था। ये 1749 से 1754 होना चाहिए था ये, बल्कि यहाँ पर ये सब मिलान करके दे दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें और इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लीलावती के लेखक थे। तो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य जी थे और ये इन्होंने लिखा जो था भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती एक सुव्यवस्थित प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। आचार्य ने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना 1071 में की थी। लीलावती संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। यह पुस्तक उन्होंने अपनी पुत्री लीलावती के नाम से लिखा है। अगला प्रश्न है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा अजातशत्रु ने। देखें, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध की राजधानी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी और अपनी द्वितीय राजधानी वाराणसी को बनाया था। अपने पिता के समान ही उसने भी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और साम्राज्य की सीमाओं को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। अजातशत्रु ने अंग, बिच्छवे, वज्वे,
वज्जे, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे पूछा जा चुका है। ये आप जान ही रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2017 के सामान्य अध्ययन का व्याख्या सहित हल देख रहे हैं, हल कर रहे हैं। ये परीक्षा जो है 23 सितंबर 2018 को आयोजित हुई थी। ये परीक्षा ये फार्म 2017 में ज़रूर भरा गया था, विज्ञापन 2017 में ज़रूर निकला था। तो देखिए, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एवं सीतापुर जिले में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन एका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में कुछ जमींदार भी शामिल थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सादेव थे। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित निगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस नहीं पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिपुर, हरियाणा। बाकी सभी जो है जैतापुर महाराष्ट्र, ये भी सुमेलित है। मीठे वेरडे गुजरात, ये भी सुमेलित है। कुबड्डा आंध्र प्रदेश, ये भी सुमेलित है। जबकि इसमें हरिपुर हरिनारायण में नहीं है। हरिपुरा हरियाणा में नहीं, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह रूस के सहयोग से स्थापित होने वाला परमाणु संयंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवणपटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा सेंट मार्टिन द्वीप है। सेंट मार्टिन द्वीप उत्तर पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित है। इस द्वीप को नवंबर 1493 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। द्वीप का दक्षिणी हिस्सा अपने तटीय लैगून और लवणपटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक तापी या ताप्ती। इसका नाम तापी और ताप्ती दोनों है। इसे ताप्ती नदी के नाम से भी जानते हैं। ताप्ती नदी ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली पश्चिमी भारत की नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पश्चिम प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। यह भारत की उन नदियों में सम्मिलित है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। संविधान के
भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि ये एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए निर्देशित किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान में एक नया खंड 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत के नाम से उल्लिखित कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, जनांख्यिकी। जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के संबंध अध्ययन को जनांख्यिकी कहा जाता है। जनांख्यिकी का अंग्रेजी उच्चारण डेमोग्राफी होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी लेखक आशले गोलार्ड ने 1855 में किया था। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये उत्तर हो जाएगा 100वां स्थान, अर्थात डी सही हो जाएगा। ये देखा जाए तो यानी करंट क्वेश्चन से, करंट अफेयर से पूछा गया है, और जबकि अब वर्तमान समय में यानी कारोबार सुगमता रिपोर्ट 2020 को विश्व बैंक द्वारा जारी कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत ने लंबी छलांग लगाई और 63वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी अभी ये जो 100वां स्थान था, अब ये 100वें के स्थान पर 2017 में 100वें स्थान पर था, लेकिन 2020 के आंकड़े के अनुसार ये 63वें स्थान पर पहुंच गया है। 31 अक्टूबर 2017 में भारत को कारोबार सुगमता रिपोर्ट में 100वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन अब इस समय 63वें स्थान पर है। इसे याद रखने की ज़रूरत है और ये पुनः क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए.के. सिंह। ए.के. सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में योजना आयोग के पूर्व सदस्य ए.के. सिंह को नियुक्त किया गया है।
केंद्र सरकार के पूर्व सचिव शशिकांत दास और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अनूप सिंह आयोग के अन्य सदस्य होंगे। नए वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 5 वर्षों के कालावधि के लिए होगी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? तो इसमें चाय उद्दीपक फसल है। चाय एक उद्दीपक फसल है। उद्दीपक फसल के अंतर्गत तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, अफीम आदि आती है। गेहूँ रबी की फसल, मक्का जायद की फसल तथा अरहर एक दलहनी फसल है। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्र संस्थान स्थित है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा, मखदूम मथुरा में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मखदूम गांव में स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अधिक नगर राजस्थान में तथा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। हाल ही में मथुरा में हाथियों के लिए एक जलीय अस्पताल खोला गया है। किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये आप इसका उत्तर देने का प्रयास भी करिए। वैसे इसका उत्तर देख लें, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने गांवों और किसानों को प्राथमिकता में रखकर बजट बनाया और किसानों के जीवन में सुधार के लिए कई नीतियां शुरू की। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के प्रसार के लिए भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पुदुचेरी में 1974 में स्थापित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल के नेतृत्व में भारत ने पेनाल्टी शूट आउट में चीन को 5-4 से पराजित कर दूसरी बार एशिया कप का खिताब जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इससे पूर्व वर्ष 2004 में नई दिल्ली में संपन्न एशिया कप का पहला खिताब जापान को हराकर जीता था। अगला प्रश्न, 7 नवंबर 2007 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसमें भी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यह 1000 किलोमीटर की मारक सीमा का नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है या जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है या पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। और इसमें देखिए, यह एक प्रारंभिक प्रक्षेपास्त्र है, यही इसमें नहीं है,
बाकी देखें दिया गया है। बाकी ये सभी जो है इसके विशेषता से टैली करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 1 2 3 ये सही है, ये पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, ये चौथा नहीं सही है, अर्थात विकल्प भी सही है। 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न देखें, ये यहाँ पर उसी का डिटेल दिया गया है, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? तो ये हो जाएगा चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया। ओखी एक चक्रवाती तूफान है जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे, तो ये हो जाएगा 652। देखें, उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में संपन्न निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 652 है। 199 सीट नगर पालिका के, 438 सीट नगर पंचायत के तथा 17 नगर निगम के हैं और 11,995 वार्ड के लिए भी मतदान संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया नाम है? तो इनका नाम है प्रोफेसर U.R. राव। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर U.R. राव थे, जिनका हाल में निधन हो गया। 1976 में पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर राव का 24 जुलाई 2017 को देहांत हुआ। इनके द्वारा डिजाइन किए गए उपग्रह आर्यभट्ट को इंडिया स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोवियत यूनियन रूस की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। अब अगला प्रश्न देखें। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम संबंधित है, तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों के टीकाकरण से है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान इस मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लग पाए थे या जिन्हें 7 तरह की बीमारियों को रोकने वाले टीके सही तरह से नहीं लगे हैं। यह मिशन 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल लेंस तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे के से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा, तो इसका उत्तर संभवतः आप दे लें। अब आपको बता दें, इसका उत्तर सी हो जाएगा। कांच की समतल चादर की भांति ये कार्य करेगा। तो इसकी डिटेल जानना चाहिए, ये यहाँ डी होना चाहिए, ये लिख दिया गया है, लिखा गया है, ये मिस प्रिंट है ये, बल्कि यहाँ पर देखें कांच के समतल चादर की भांति व्यवहार करेगा, ये यहाँ तो सही दिया गया है, लेकिन विकल्प में यहाँ मिस्टेक हुआ है। बाकी व्याख्या पूरी सही दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो यौगिक और वर्गीकरण दिया गया है। तो सैकरीन कार्बोहाइड्रेट ये वो सुमेलित नहीं है, और बाकी एड्रेनालिन हार्मोन्स, थायमीन, विटामिन, कैरेटीन, प्रोटीन ये सभी सुमेलित हैं। ये सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं। ये देखा जाए तो ये सैकरीन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, बल्कि यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास का आभास कराता है, जबकि इसमें कोई भोजन ऊर्जा नहीं होती है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर जैसे दिखाई पड़ता है और आमतौर पर चीनी के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह नियमित चीनी की तुलना में लगभग 300 से 400 गुना अधिक मीठा होता है। अगला प्रश्न है, 13 क्रमागत संख्या विषम संख्याओं का औसत 51 है। इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? तो इसे जो है बड़ी आसानी से जान सकते हैं। देखिए, मान के चलिए कि यह जो औसत संख्या है, औसत क्रमागत संख्या 51 है। 51 को यानी 13 है तो बीच में ये 51 हो गया, और इधर 6 नोट कर लें, 1 2 3 4 5 6। ये अब बढ़ाते जाएं, यानी 51 के बाद जो विषम संख्या होगी 52 को छोड़ करके 53 हो जाएगी, 53, फिर 54 को छोड़ करके 55 हो जाएगी, यहाँ 55 लिख लें। फिर 55 के बाद 54 को छोड़ करके 55 के बाद देखिए यहाँ 52 के बाद 53 हुए, 53 के बाद जो है 53 के बाद 54 छोड़कर 55 हो गई, 55 के बाद जो है 54 को छोड़ेंगे 55 के बाद 56 को छोड़ेंगे तो 57 हो जाएगी, 57 के बाद फिर 58 को छोड़ेंगे तो 59 हो जाएगी, फिर 59 के बाद 61 को छोड़ेंगे तो हो जाएगी यहाँ पर 63। तो इस तरह से अगर इसमें देखें तो इसका जो होगा उत्तर वो 63 हो जाएगा। तो ये यानी ये विकल्प भी हो जाएगा। और ये तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, अगर छोटी संख्या पूछे तो इसी तरह से पीछे की तरफ 6 संख्या आ जाए पीछे, यानी 51, 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह से घटते हुए चले जाएंगे और फिर पहुंच जाएंगे सबसे छोटी संख्या पर। तो इस तरह से, और लगाने के लिए इसको इस नियम से भी लगा सकते हैं इस तरह से, और इसे आप आसानी से जान सकते हैं। लेकिन ये जटिल प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 51 है तो 51 के बाद 50 को छोड़ देंगे, 49 ले लेंगे, ये 49 हो गया। फिर 49 के बाद पीछे की तरफ आ रहे हैं तो 48 को छोड़ देंगे, 47 हो जाएगा, 47 के बाद 46 को छोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, 45 को बाद फिर जो है 44 को छोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। इसी तरह से हम पीछे की तरफ लौटते जाएंगे और 6 अंक तक चले जाएंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अब आगे की ओर और इस तरह से इस मेथड से भी लगा सकते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती है। उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई 1.8 मीटर है। तो 1.8 मीटर को इसको हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया है 45 सेंटीमीटर। जब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1.8
को मीटर को जब हम सेंटीमीटर में यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। इस तरह से पहले छड़ की वास्तविक लंबाई 1.8 सेंटीमीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 180 आ गया। और फिर पहले छड़ की परछाई बराबर 45 सेंटीमीटर और ये 180 बटे 45 कर दिए तो ये 4/1 यानी 4:1 आ गया। अच्छा, पुनः जो है दूसरे छड़ के वास्तविक लंबाई बराबर बटे दूसरे छड़ के परछाई की लंबाई तो 4/1 आ गया। तो देखें अब इस यहाँ जैसे जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये 6 मीटर दिया गया है, 6 मीटर को भी अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 6 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 600 आ जाएगा। तो 600 बटे दूसरे छड़ के परछाई की लंबाई बराबर 4/1 हो जाएगा। अब इसको दूसरे छड़ के परछाई की लंबाई बराबर 600 बटे 4 यानी इसको अगर काटेंगे तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। और ये 150 सेंटीमीटर जब आया तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर। तो देखें अगर देखा जाए तो ये जो है यही 1.5 सेंटीमीटर ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसमें देखें एक समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होगा वो इस तरह से निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसमें अगर हम मान रख देंगे √3 अब देखें 8 सेंटीमीटर है, इसका अगर हम यहाँ मान रख देंगे 8 × 8 या 64 कर देंगे तो इसको जब काटेंगे तो देखें 4 × 1 = 4 यानी 4 × 1 = 4 और फिर 4 × 6 = 24 हो जाएगा। इस तरह से 16 × 6 = 64 हो गया। तो √16/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। देखिए, जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर 6 हो जाएगा यानी 0 आएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। ये देखिए दिया गया है संख्या n, भाजक क्या है 6 है, शेष के कितना है 4 है और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो या n बराबर 6 गुणे भागफल प्लस 4, भागफल बराबर n - 4/6। तो अर्थात n का मान 4 से बड़ा होगा और n - 4, 6 से पूर्णतया विभाज्य होने वाली संख्या होनी चाहिए, क्योंकि भागफल पूर्ण अंक होता है। सबसे छोटा भागफल 1 प्राप्त होगा। यदि n - 4 बराबर 6 हो तो n बराबर 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो भाई n बराबर 6 + 4 हो गया। जब 6 + 4 कर देंगे, 6 + 4 तो हो जाएगा 10 हो गया। पुनः यदि 3n को 6 से भाग दिया जाए तब हो जाएगा 3n/6। तो 3 × 10/6। तो चाहे तो ऐसे कर दें, चाहे यहीं काट दें, नहीं तो
ये 30/6 करने के बाद इसको 6 पंचे 30 कर देंगे। जब 30 ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, जब विभाजित हो जा रहा है तो शेषफल 0 आ रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो उत्तर होगा वो डी वाला यही सही हो जाएगा, यानी शेषफल 0 आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और जान लें, क्योंकि ये तो 2017 का प्रश्न पत्र था। 2017 में जो प्रश्न आया था सामान्य अध्ययन का, उसमें 30 प्रश्न आए थे। लेकिन इस बार अब जो परीक्षा होगी, जो परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा में 40 प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन के और 80 प्रश्न होंगे आपने जो विषय ले रखा है। इस प्रकार से और एक चीज़ ये भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि पहले जो है माइनस मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ये अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।